Hello students, welcome back. Today we are going to discuss about atoms and molecules. शुरुआत करते हैं हम एटम से। तो जैसा आपने 9th क्लास में पढ़ा था, जॉन डाल्टन एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने 1808 के अंदर एक थ्योरी दी थी जिसको बोला जाता है डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी. This theory was given in 1808. डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी में जॉन डाल्टन ने कुछ पोस्टुलेट्स जो थे ये दिए थे. सबसे इंपॉर्टेंट पोस्टुलेट जो था वो ये था कि मैटर मतलब हमारे सराउंडिंग में जो भी चीजें होती हैं इज मेड अप ऑफ स्मॉल पार्टिकल्स. स्मॉल कह लो या टाइनी कह लो इसको, टाइनी पार्टिकल्स विच इज इनडिविजिबल. तो कोई भी मैटर हो, चाहे वो सॉलिड है, चाहे वो लिक्विड है, चाहे वो गैस है, वो कुछ टाइनी पार्टिकल से मिलकर बना हुआ होता है. और ये टाइनी पार्टिकल्स जो हैं इनको हम फर्दर डिवाइड नहीं कर सकते. इन इंडिविजिबल पार्टिकल्स को बोला गया दीज इंडिविजिबल पार्टिकल्स वर कॉल्ड एटम. तो ये जो वर्ड है एटम, ये एक्चुअल में एक कॉम्बिनेशन है, एक प्रीफिक्स और ये तुम्हारा वर्ड रूट हो गया. इस ए प्रीफिक्स का मतलब है ये एक नेगेटिव प्रीफिक्स होता है. टॉम का मतलब होता है टू कट. इस नेगेटिव प्रीफिक्स का मतलब है नॉट या समथिंग विच कैन नॉट. तो एनीथिंग विच कैन नॉट बी कट इज कॉल्ड एटम. तो ये वर्ड इस तरीके से प्रपोज किया गया. जॉन डाल्टन ने ये बोला मैटर एक इंडिविजिबल पार्टिकल का बना हुआ होता है. ये पार्टिकल बहुत ही टाइनी होते हैं, छोटे होते हैं और हमें नेकेड आई से दिखाई नहीं देते. और इन इंडिविजिबल पार्टिकल्स को हम एटम कह सकते हैं. अब इसके बाद काफी सालों बाद में कुछ एक्सपेरिमेंट्स हो रहे थे. ये एक्सपेरिमेंट्स हो रहे थे ग्लास ट्यूब के अंदर. एक ग्लास ट्यूब बनाई गई. ग्लास ट्यूब बनाने का क्रेडिट जाता है विलियम क्रुक्स को. एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने ग्लास ट्यूब जो है वो बनाई. ग्लास ट्यूब जो है इसमें हमें गैस के एक्सपेरिमेंट्स करने के लिए सूटेबल कंडीशंस प्रोवाइड की. क्योंकि गैस के साथ जब हम एक्सपेरिमेंट करते हैं और अगर हम किसी क्लोज्ड कंटेनर में करें जिसमें हमें दिखाई नहीं दे रहा हो तो हमें कुछ चीजें जो है उनका पता नहीं चलता. जैसे कि ट्यूबलाइट डिस्कवर नहीं हो पाती अगर ये ग्लास ट्यूब नहीं होती तो. CFL बल्ब, ये सारी चीजें जो है वो आज के टाइम पे डिस्कवर नहीं हो पाती अगर डिस्चार्ज ट्यूब नहीं बनाई हुई होती तो विलियम क्रुक्स जो है उन्होंने इस डिस्चार्ज ट्यूब को, जिसको हम ग्लास ट्यूब भी बोल रहे हैं, इसको बनाया. और इसके बाद इस डिस्चार्ज ट्यूब या इस ग्लास ट्यूब के अंदर गैसेस के एक्सपेरिमेंट जो है वो किए गए. तो देखो बच्चों, ये डिस्चार्ज ट्यूब जो थी ये एक गैस के इनलेट से फिटेड थी. यहां पर एक इनलेट था जिससे आप गैस फिल कर सकते थे इस ट्यूब में. और इस ट्यूब में 2 इलेक्ट्रोड्स को भी फिट किया गया. जिस इलेक्ट्रोड को बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्ट किया गया उस इलेक्ट्रोड को बोला जाता है कैथोड. और जिस इलेक्ट्रोड को बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट किया गया दैट इलेक्ट्रोड इज कॉल्ड एनोड. तो ये इलेक्ट्रोड जो थी ये वाली, दिस वाज एनोड एंड दिस इज कैथोड. अब इसके अंदर जो है गैस को फिल किया गया, लेकिन गैस को फिल किया गया बहुत ही लो प्रेशर पे. तो हम लिखेंगे डिस्चार्ज ट्यूब इज fitted with electrodes at terminal ends. टर्मिनल एंड्स का मतलब कॉर्नर्स पे. एंड gas
is filled in the tube at low pressure. ये सेटअप पूरा करने के बाद हम हाई पोटेंशियल अप्लाई करते हैं। ये बैटरी लगाने का मतलब है यहां पर पोटेंशियल अप्लाई करना। अब हम देखते हैं व्हेन अ हाई वोल्टेज या हाई पोटेंशियल इज अप्लाइड across electrode, then a glow is produced. Then a glow is produced behind perforated anode. तो हमें ये पता चला कि जब हम हाई पोटेंशियल अप्लाई कर रहे हैं इस डिस्चार्ज ट्यूब में से, जब एक गैस को भर रखा है डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर, तो एक ग्लो प्रोड्यूस होता है इस एनोड के पीछे, बिहाइंड एनोड। इस ग्लो को देखने के लिए यहां पर एक कोटिंग लगाई गई। ये कोटिंग थी जिंक सल्फाइड स्क्रीन। सो ZNS स्क्रीन present behind the perforated anode produces a greenish glow on applying high voltage. इसका क्या मतलब हुआ? इसका ये मतलब हुआ कि सामने से, मतलब इस कैथोड की तरफ से कोई रेडिएशन ऐसी आ रही है जो इस इलेक्ट्रोड के अंदर से पास होके इस जिंक सल्फाइड की स्क्रीन के साथ टकरा रही है। तो अब हम लिखेंगे इट मीन्स दैट, या फिर इट शोज दैट सम radiation is coming from the cathode side. So they were called cathode rays. तो जो रेडिएशंस कैथोड की तरफ से आ रही थी और इस एनोड के पीछे जाके जिंक सल्फाइड के साथ स्ट्राइक कर रही थी, इनको बोला गया कैथोड रेज। तो इस तरीके से कैथोड रेज जो है इनकी डिस्कवरी होती है जब डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर एक्सपेरिमेंट किया जाता है गैस को फिल करके। अब देखो बच्चों, ये जो कैथोड रेज यहाँ पर डिस्कवर हुई, इनके साथ कुछ और एक्सपेरिमेंट्स किए गए। क्या क्या एक्सपेरिमेंट किए गए? एक हार्ड ऑब्जेक्ट को खड़ा कर दिया गया इन रेडिएशंस के रास्ते में। तो ये पता चला कि ये हार्ड ऑब्जेक्ट जो है इसकी शैडो बनती है इस ऑब्जेक्ट के पीछे। तो यहां पर हम पहला एक्सपेरिमेंट जो है वो देखते हैं। व्हेन अ हार्ड ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड in the path of these cathode rays, a shadow is formed. और शैडो कब बनती है? It means that radiations travel in straight path। तो इसका ये मतलब हुआ कि ये रेडिएशंस जो है वो स्ट्रेट पाथ पे ट्रैवल करती हैं। फिर दूसरा एक्सपेरिमेंट किया गया।
दूसरे एक्सपेरिमेंट में क्या किया, इस रेडिएशन के रास्ते में एक लाइट पैडल व्हील जो है वो लगा दिया गया। तो ये पैडल व्हील जो था इसके अंदर फैन ब्लेड लगी हुई थी और ये बहुत ही लाइट था। सो व्हेन अ लाइट पैडल व्हील is placed in the path of radiations, it starts rotating। तो ये पैडल व्हील जो है वो रोटेट करने लग गया जब इसके रास्ते में, रेडिएशंस के रास्ते में इसको रखा गया तब। इसका मतलब क्या हुआ, इट मीन्स दैट these radiations are made up of particles। तो इससे ये पता चला कि ये रेडिएशन पार्टिकल्स की बनी हुई है। इसके बाद में देखो तीसरा ऑब्जर्वेशन क्या रिकॉर्ड किया गया इन रेडिएशंस के साथ, जब इन रेडिएशंस के दोनों तरफ हम इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करते हैं, when electric field is applied across the discharge tube, then these radiations bend towards the positive plate। और पॉजिटिव प्लेट की तरफ बेंड होने का मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ कि ये रेडिएशंस जो हैं वो नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल की बनी हुई है। इट मींस these radiations have negative charge। तो ये हो गया तीसरा ऑब्जर्वेशन। इसके बाद में क्या किया बच्चों, इसके बाद में फोर्थ ऑब्जर्वेशन हम रिपोर्ट करते हैं। इस इलेक्ट्रोड को चेंज करके देखा गया और फिर पता चला कि ये रेडिएशंस इस इलेक्ट्रोड के ऊपर डिपेंड नहीं करती। तो एक बार इस इलेक्ट्रोड को हमने कॉपर मेटल का लिया, अगली बार इसको एल्यूमिनियम का लिया, नेक्स्ट टाइम इसको आयरन का लिया। तो इस तरीके से हम चेंज करते रहे इलेक्ट्रोड को और हमें ये पता चला कि इन रेडिएशंस के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता आप किस इलेक्ट्रोड को यूज कर रहे हैं। दूसरी बात, ये जो गैस भरी गई थी इस डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर, इस गैस को चेंज करके देखा गया कि कहीं गैस से तो कोई रिलेशन नहीं है। तो हमें ये पता चला कि ये रेडिएशंस गैस पे भी डिपेंड नहीं करती। तो यहां पर फोर्थ पॉइंट हम लिख सकते हैं, दीज रेडिएशंस डू नॉट डिपेंड ऑन द टाइप ऑफ इलेक्ट्रोड एंड द गैस taken in the discharge tube। तो डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर कौन सी गैस भर रखी है इस पे इसका कोई फर्क नहीं पड़ता। तो इन रेडिएशंस को बोला जाता है कैथोड रेज। तो हमें क्या पता चला कि कैथोड रेज किसी नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल से बनती है और ये नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल ना तो इलेक्ट्रोड पे डिपेंड करता और ना ही ये गैस के ऊपर डिपेंड करता। तो ये तो हो गया एक एक्सपेरिमेंट। अब क्या किया, नेक्स्ट टाइम जब एक्सपेरिमेंट कर रहे थे तो इन सभी कंडीशंस को जस्ट रिवर्स कर दिया। मतलब जो इलेक्ट्रोड हमने यहां पर परफोरेटेड बनाई थी और जिंक सल्फाइड की कोटिंग जो हमने इस साइड की थी, अब उसको जस्ट उल्टा कर दिया गया। ये इलेक्ट्रोड जो है इसको रिजिड बना दिया, सॉलिड बना दिया और इस इलेक्ट्रोड को हमने कर दिया परफोरेट। तो जब इसको परफोरेट कर देते हैं और यहां पर जिंक सल्फाइड की स्क्रीन लगा देते हैं, कोटिंग कर देते हैं, ZNS स्क्रीन,
यहां लगा देते हैं और फिर से इस एक्सपेरिमेंट को रिपीट करके देखते हैं। तो अब हमें ये पता चलता है कि यहां से कोई रेडिएशन जो है वो इस साइड आ रही है और ये रेडिएशन इधर ग्लो प्रोड्यूस करती है। अब तो हम लिखेंगे व्हेन द एक्सपेरिमेंट इज carried out with perforated cathode and ZNS screen is applied behind it, then greenish glow is produced behind cathode। तो जब ये एक्सपेरिमेंट कर रहे थे, इस इलेक्ट्रोड को परफोरेट किया, यहां जिंक सल्फाइड की स्क्रीन अप्लाई की और जब हमने पोटेंशियल अप्लाई किया तो हमें ये पता चला कि अब ग्रीनिश ग्लो इधर प्रोड्यूस हो रहा है, इधर नहीं हो रहा। तो ये इलेक्ट्रोड जो थी इसको हमने क्या कर दिया, सील कर दिया, सॉलिड कर दिया, इसको रिजिड बना दिया वापस से। तो ये ग्रीनिश ग्लो अगर कैथोड के पीछे प्रोड्यूस हो रहा है, इसका ये मतलब हुआ कि अब सामने से कोई रेडिएशंस आ रही है। इट मींस सम रेडिएशंस आर कमिंग फ्रॉम एनोड which strike with the ZNS screen and produce greenish glow। क्योंकि ये रेडिएशंस एनोड की तरफ से आ रही थी, इस वजह से इनको बोला गया एनोड रेज। तो यहां पर हम लिख देते हैं these radiations were called anode rays। अब इन एनोड रेज के साथ सेम एक्सपेरिमेंट्स जो है वो रिपीट किए जाते हैं। तो सबसे पहला एक्सपेरिमेंट जो किया जाता है एनोड रेज के साथ वो है एक सॉलिड ऑब्जेक्ट जो है वो इन रेडिएशंस के रास्ते में हम खड़ा कर देते हैं। तो जब हम एक सॉलिड ऑब्जेक्ट को इसके रास्ते में यूज करते हैं तो फिर से हमें शैडो दिखाई देती है और शैडो बनने का मतलब है these radiations travel in straight path। तो फिर से वही ऑब्जर्वेशन दिखाई दिया जैसा हमने कैथोड रेज के केस में देखा था। ये हो गया फर्स्ट ऑब्जर्वेशन। इसके बाद में आता है सेकंड ऑब्जर्वेशन में हमने क्या किया था, एक पैडल व्हील को लगाया था इन रेडिएशंस के रास्ते में। तो ये पैडल व्हील फिर से रोटेट होने लगा। इसका मतलब क्या हुआ, these radiations are made up of particles। ये रेडिएशंस पार्टिकल्स की बनी हुई होती हैं। इसके बाद में तीसरा ऑब्जर्वेशन देखा गया। इस ऑब्जर्वेशन में हमने क्या किया था, हमने इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई किया था। एक पॉजिटिव प्लेट और एक नेगेटिव प्लेट को लगा दिया इस डिस्चार्ज ट्यूब के दोनों तरफ। तो अब हमें क्या पता चला कि ये रेडिएशंस जो हैं वो अब नेगेटिव प्लेट की तरफ जो है वो बेंड हो गई। नेगेटिव प्लेट की तरफ कौन बेंड होगा, जिसपे पॉजिटिव चार्ज होगा। सो दीज रेडिएशन बेंड टुवर्ड्स नेगेटिव प्लेट of electric field, which means that they are made up of positively charged particle। तो ये पता चला इस ऑब्जर्वेशन से। और लास्ट में हमने इलेक्ट्रोड को चेंज करके देखा और गैस को चेंज करके देखा। तो हमें यह पता चला फोर्थ ऑब्जर्वेशन में कि इलेक्ट्रोड के ऊपर तो कोई फर्क नहीं पड़ता कि हम कौन सी इलेक्ट्रोड यूज कर रहे हैं इस एक्सपेरिमेंट के अंदर।
एनोड रेज डू नॉट डिपेंड ऑन द इलेक्ट्रोड बट इट डिपेंड्स ऑन द गैस टेकन इन द डिस्चार्ज ट्यूब। दीज रेडिएशंस डिपेंड्स ऑन the nature of gas taken in discharge tube। तो ये रेडिएशंस डिपेंड करती हैं गैस के ऊपर। तो ये हो गया कैथोड रे और एनोड रे की डिस्कवरी के बारे में, और इनके जो प्रॉपर्टीज थे वो हमने इस तरीके से जो है वो स्टडी किए। अब देखो बच्चों, कैथोड रे के केस में हमने क्या कहा था, कैथोड रे जो है ये बनी होती है किसी नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल की, और एनोड रे जो है ये पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल से बनी हुई है। कैथोड रे डिपेंड नहीं करती, ना तो इलेक्ट्रोड पे डिपेंड करती, ना ही गैस के ऊपर डिपेंड करती। It do not depend on the electrode taken and gas filled। कौन सी गैस भर रहे हो डिस्चार्ज ट्यूब में, इस पे भी फर्क नहीं पड़ता। लेकिन एनोड रे जो है ये डिपेंड करती है, डिपेंड्स ऑन गैस टेकन इन द डिस्चार्ज ट्यूब। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इन दोनों को आप नोट कर लेना, कैथोड रेज और एनोड रेज के बारे में। अब देखो बच्चों, ये दोनों एक्सपेरिमेंट्स किस लिए पढ़ाए जाते हैं। तो डाल्टन ने ये बोला था कि मैटर जो है वो एटम से बनता है, और अगर आप इस एक्सपेरिमेंट को समझोगे तो आपको ये पता चलेगा कि इस पूरे सेटअप के अंदर या तो हमने इलेक्ट्रोड ले रखी है जो सॉलिड है, जो बनी हुई है किसी न किसी मेटल की, या फिर हमने गैस को फिल कर रखा है इस ट्यूब के अंदर। गैस जो है ये भी मैटर का ही एक टाइप होता है। तो जब आप पोटेंशियल अप्लाई करते हो तो रेडिएशंस जो हैं वो कहां से आ रही हैं, वो इस मैटर से ही ओरिजिनेट हो रही है। और डाल्टन ने ये बोला था मैटर किसका बना होता है, एटम का बना होता है। तो इसका ये मतलब हुआ ये रेडिएशंस मैटर से ओरिजिनेट हुई, मतलब एटम से ओरिजिनेट हुई। तो एटम के अंदर नेगेटिव चार्ज और पॉजिटिव चार्ज दोनों प्रेजेंट है, इसलिए ये एक्सपेरिमेंट जो है वो पढ़ाए जाते हैं। तो यहां से हमें ये पता चलता है कि मैटर से नेगेटिव और पॉजिटिव चार्ज ओरिजिनेट हो रहा है। इसका मतलब मैटर जो कि एटम से बना हुआ है उसके अंदर कहीं ना कहीं नेगेटिव चार्ज और पॉजिटिव चार्ज छिपा हुआ है। अब क्या होता है बच्चों, जे थॉमसन आते हैं, ये इस कैथोड रे जो कि नेगेटिव चार्ज की बनी हुई थी इसका पता लगाते हैं कि ये नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल जो है इसको ये नाम दे देते हैं इलेक्ट्रॉन का, और ये कहते हैं कि इस इलेक्ट्रॉन का मास जो है वो कितना होगा 9.1 इंटू 10⁻³ किलोग्राम, और चार्ज जो है वो कितना होगा 1.6 इंटू 10⁻19 कूलम। तो जे थॉमसन ने इस नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल को जो कैथोड रे बना रहा था इसको स्टडी किया था, और इन्होंने इसको नाम दिया था इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन का मास होता है इतना और चार्ज होता है इतना। इसके बाद में गोल्डस्टीन आते हैं। गोल्डस्टीन जो है वो पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल को स्टडी करते हैं। ये कहां पर था, ये था एनोड रेज में। एनोड रेज किसकी बनी थी, पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल की। इस पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल को ये नाम देते हैं प्रोटॉन का। इस प्रोटॉन का मास जब निकाला जाता है तो ये आता है 1.672 इंटू 10⁻27 किलोग्राम, और इसका चार्ज जो होता है वो होता है 1.6 इंटू 10⁻19 कूलम। फर्क क्या था, ये नेगेटिव चार्ज था, ये पॉजिटिव चार्ज है। तो चार्ज की साइन का डिफरेंस था, बल्कि चार्ज जो था वो सेम ही था। तो थॉमसन और गोल्डस्टीन ने इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की डिस्कवरी की और मास और चार्ज कैलकुलेट करके हमें बताया। तो इस तरीके से हमें ये पता चला इन एक्सपेरिमेंट से कि एटम इज मेड अप ऑफ
a positive charge and a negative charge. तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं since these radiations were originating from matter which is made up of atoms, it means that atom contain negative charge and positive charge. तो एटम के अंदर नेगेटिव चार्ज होगा और पॉजिटिव चार्ज होगा। नेगेटिव चार्ज को हम बोलते हैं इलेक्ट्रॉन और पॉजिटिव चार्ज को हम बोलते हैं प्रोटॉन। तो जब ये बात प्रपोज की गई उसके बाद में डाल्टन एटॉमिक थ्योरी का एक पोस्टुलेट चेंज करना पड़ा। क्या पोस्टुलेट चेंज करना पड़ा? एटम उन्होंने बोला था इंडिविजिबल है, एटम को हम फर्दर डिवाइड नहीं कर सकते, लेकिन कैथोड रेज और एनोड रेज की एक्सपेरिमेंट ने हमें ये बताया कि एटम के अंदर भी और छोटे पार्टिकल्स प्रेजेंट होते हैं जो एटम से भी छोटे होते हैं। इनको बोलते हैं इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन। ये पार्टिकल्स मिलके बनाते हैं एटम को। इस वजह से आप एटम को फर्दर आगे सब एटॉमिक पार्टिकल्स में डिवाइड कर सकते हैं। तो अब हम इनको क्या कहते हैं? दीज आर कॉल्ड सब एटॉमिक पार्टिकल, क्योंकि ये मिलके एटम को बनाते हैं। तो इस तरीके से डाल्टन थ्योरी का एक पोस्टुलेट चेंज करना पड़ा कैथोड रेज और एनोड रेज की डिस्कवरी के बाद में। अब देखो बच्चों, ये पता चल गया कि एटम जो है वो इलेक्ट्रॉन से और प्रोटॉन से बनेगा। अब इस एटम का जो है वो स्ट्रक्चर जो था वो भी हमें प्रपोज करना था कि एटम एक्चुअल में दिखता कैसा है। तो एक दिन जे थॉमसन जो है वो ब्रेकफास्ट कर रहे थे और वो इस बारे में ही सोच रहे थे कि एटम जो है उसके अंदर नेगेटिव और पॉजिटिव चार्ज प्रेजेंट है, लेकिन एटम दिखता कैसा होगा। तो इनके सामने एक ब्रेड रखी हुई थी और उस ब्रेड के अंदर चेरी जो थी वो एम्बेडेड थी। तो इन्होंने उस ब्रेड को देखकर ये प्रपोज किया कि जिस तरीके से ये ब्रेड है, इसका जो एडिबल पार्ट है वो प्रोटॉन मतलब पॉजिटिव चार्ज है और इसके अंदर जो चेरी एम्बेडेड है दैट इज इलेक्ट्रॉन। ये जो चेरी है दिस इज इलेक्ट्रॉन और ये इलेक्ट्रॉन जो है वो नेगेटिव चार्ज रहेगा। और क्योंकि जितना प्रोटॉन होता है उतना ही इलेक्ट्रॉन होता है, तो टोटल चार्ज न्यूट्रल आएगा एटम पे। क्यों? क्योंकि अमाउंट ऑफ पॉजिटिव चार्ज इज इक्वल टू अमाउंट ऑफ नेगेटिव चार्ज इन एन एटम। तो क्योंकि ये एक ब्रेड से रिजेंबल करता है, इस वजह से इस मॉडल का नाम जो था वो थॉमसन मॉडल था और इसको प्लम एंड पुडिंग मॉडल भी बोलते हैं। प्लम एंड पुडिंग मॉडल उस ब्रेड के बेसिस पे बोला जाता है जिसको इन्होंने सोचा था। तो इसको हम थॉमसन्स मॉडल कह सकते हैं क्योंकि ये जे थॉमसन ने प्रपोज किया था। इसके अलावा इसका दूसरा नाम प्लम एंड पुडिंग मॉडल भी है क्योंकि उनको ब्रेड को देखकर ये आइडिया आया था। और ये प्लम एंड पुडिंग मॉडल जो है वो वाटरमेलन जैसा भी रिजेंबल करता है, तो इसको वाटरमेलन मॉडल भी बोला जाता है। तो ये तीन नाम है इस एटम के स्ट्रक्चर को एक्सप्लेन करने के लिए थॉमसन ने जो मॉडल दिया था उसके। तो थॉमसन का मॉडल आपको पता ही होगा कि वाटरमेलन के अंदर जो एडिबल पार्ट होता है, जो उसका रेड वाला पोर्शन होता है, दिस इज प्रोटॉन एंड द सीड्स एम्बेडेड इन इट आर इलेक्ट्रॉन। तो ये सीड्स हैं, ये इलेक्ट्रॉन का काम करेंगे, ये एडिबल पार्ट है, ये प्रोटॉन पॉजिटिव चार्ज होता है, पॉजिटिवली चार्ज, ये नेगेटिवली चार्ज्ड। और इन्होंने ये कंडीशन कह दी कि भाई इन एन एटम द अमाउंट ऑफ पॉजिटिव चार्ज is equal to
amount of negative charge, hence the atom is overall neutral. एटम ओवरऑल न्यूट्रल रहेगा। तो ये 2 पॉइंट जो है वो थॉमसन ने प्रपोज किए एटम के स्ट्रक्चर के बारे में। अब देखो कई सालों तक जो है वो कोई और मॉडल नहीं सोचा गया एटम के बारे में। फिर एक एक्सपेरिमेंट हो रहा था। ये एक्सपेरिमेंट जो है वो कर रहे थे रदरफोर्ड। इसको रदरफोर्ड अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट भी बोला जाता है। तो इन्होंने क्या किया, इनके पास एक रेडियो एक्टिव मटेरियल था, रेडियो एक्टिव मटेरियल। ये रेडियो एक्टिव मटेरियल अल्फा पार्टिकल किसको बोलते हैं? अल्फा पार्टिकल इज हीलियम न्यूक्लियाई। हीलियम न्यूक्लियाई के जैसा होता है अल्फा पार्टिकल। तो ये अल्फा पार्टिकल जो है ये पास करवा रहे थे एक थिन गोल्ड फॉइल में से। तो इन्होंने बीच में स्लिट लगा रखी थी ताकि एक नैरो से नैरो बीम जो है वो पास हो, और ये अल्फा पार्टिकल ये पास करा रहे थे एक गोल्ड फॉइल के ऊपर से। गोल्ड फॉइल को क्यों चूज किया गया, इसके पीछे भी एक रीजन है। गोल्ड जो है वो सबसे ज्यादा मेलिएबल सब्सटेंस होता है। इट इज मोस्ट मेलिएबल। मोस्ट मेलिएबल का मतलब ये एक ऐसा सब्सटेंस है जिसकी आप पतली से पतली शीट बना सकते हैं। व्हाट इज मेलिएबल? मेलिएबल इज समथिंग व्हिच कैन बी ड्रॉन इनटू शीट। तो क्योंकि ये सबसे ज्यादा मेलिएबल है और इसकी सबसे पतली शीट बन सकती है, इस वजह से इन्होंने ये सोचा कि एटम्स जो है वो एक लाइन में अरेंज हो जाएंगे जब मैं इसकी बारीक से बारीक शीट बनाऊंगा तब। तो ये एटम्स अरेंज हो गए इस तरीके से। इस वजह से गोल्ड फॉइल एक्सपेरिमेंट भी बोलते हैं इसको। तो जब ये रेडिएशन इस गोल्ड फॉइल से टकराई तो इस गोल्ड फॉइल के बाहर इन्होंने एक सेमी सर्कुलर आर्क लगा रखी थी। इसको आप ये समझ लो कि ये एक वेसल है जो सेमी सर्कल की फॉर्म में था, और इस वेसल के अंदर वाले सरफेस के ऊपर, यहां पर अंदर वाले सरफेस पे इन्होंने कोटिंग कर रखी थी जिंक सल्फाइड की। तो ये अल्फा पार्टिकल जब इस शीट से टकरा के और पास हुआ तो यहां पर कुछ ग्लो प्रोड्यूस हो रहा था। ग्लो इस तरीके से प्रोड्यूस हो रहा था कि इसके सामने डार्क रीजन था, कोई भी अल्फा पार्टिकल नहीं पहुंच पाया। कुछ अल्फा पार्टिकल्स जो हैं वो इस सेंट्रल रीजन से यहां पे टकराते हैं। कुछ अल्फा पार्टिकल्स थोड़े से कम एंगल पे जाके टकराते हैं, ये दोनों सेम थे। और कुछ अल्फा पार्टिकल्स जो है वो बड़े एंगल पे जाके टकराते हैं। तो इस तरीके से 3 रीजन बन गए। कौन कौन से रीजन हो गए? सम ऑफ द अल्फा पार्टिकल्स आर डिफ्लेक्टेड बाय लार्ज एंगल। यहां जो अल्फा पार्टिकल्स आ रहे थे वो ज्यादा नहीं थे, कम ही थे। तो सम ऑफ द अल्फा पार्टिकल्स। दूसरा, सम ऑफ द अल्फा पार्टिकल्स आर डिफ्लेक्टेड बाय स्मॉल एंगल। कुछ अल्फा पार्टिकल्स जो यहां पहुंच रहे थे इस रीजन में, सेकंड रीजन, तो ये भी ज्यादा नहीं थे, ये भी कम थे। और सबसे ज्यादा अल्फा पार्टिकल जो है वो यहां आ रहे थे, इस डार्क रीजन के चारों तरफ। मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल पास अनडिफ्लेक्टेड। तो अल्फा पार्टिकल सीधे आके यहां टकरा रहे हैं, किसी एंगल पे डिफ्लेक्ट नहीं हो रहे। ये 3 ऑब्जर्वेशंस रिकॉर्ड किए रदरफोर्ड ने इस एक्सपेरिमेंट के अंदर।
अब इन 3 ऑब्जर्वेशंस के बेसिस पे इन्होंने 3 कंक्लूजन्स निकाले। क्या थे कंक्लूजन? तो इन्होंने ये सोच के एक्सपेरिमेंट किया था कि ये अल्फा पार्टिकल एटम में से पास होंगे। तो ये अगर मान लेते हैं हम कि ये हमारा एटम है, स्फेरिकल है, इसमें से अल्फा पार्टिकल अगर सीधा निकल गया और ज्यादातर अल्फा पार्टिकल्स, मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल ऐसा कर रहे हैं, इसका ये मतलब हुआ कि एटम का ज्यादातर पार्ट जो है वो कैसा है? खाली है। मोस्ट पार्ट ऑफ एटम इज एम्प्टी। ये इस ऑब्जर्वेशन से पता चलता है कि ज्यादातर अल्फा पार्टिकल्स बिना डिफ्लेक्शन के पास हो गए। अब देखो, कुछ अल्फा पार्टिकल्स लार्ज एंगल पर डिफ्लेक्ट हुए थे, तो लार्ज एंगल वाला अल्फा पार्टिकल जो है वो डिफ्लेक्ट क्यों होगा? अल्फा पार्टिकल जो होता है इसको माना जाता है कि इस पे पॉजिटिव चार्ज है, तो डिफ्लेक्शन तभी पॉसिबल है जब पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल किसी पॉजिटिव चार्ज के बगल से निकला हो, ज्यादा पास से निकला हो, तभी वो ज्यादा रिपेल होगा और डिफ्लेक्ट होगा ज्यादा रास्ते से, ज्यादा डिफ्लेक्शन होगा अपने रास्ते से उसका। तो इसका ये मतलब हुआ कि पॉजिटिवली चार्ज्ड अल्फा पार्टिकल which is deflected by large angle pass through या pass near to a positively charged body। इसका मतलब एटम में कोई ना कोई पॉजिटिवली चार्ज बॉडी है जिसके बहुत ज्यादा पास से ये अल्फा पार्टिकल निकल रहा है, जो ज्यादा एंगल पे डिफ्लेक्ट हो रहा है। इसके बाद देखो, तो ये ऑब्जर्वेशन हो गया इसके बेसिस पे, फर्स्ट पॉइंट के बेसिस पे। तीसरा ऑब्जर्वेशन जो था कि कुछ अल्फा पार्टिकल्स स्मॉल एंगल से डिफ्लेक्ट हो रहे हैं, इट मींस अल्फा पार्टिकल्स deflected by small angle shows that they pass at a far distance from positively चार्ज्ड बॉडी। इसके अलावा आपने जो ऑब्जर्वेशंस देखे थे उसमें इस सेंट्रल रीजन में यहां पर कोई भी अल्फा पार्टिकल जो है वो नहीं पहुंच पा रहा था, यहां पर डार्क रीजन आ रहा था। इसका ये मतलब हुआ कि कोई भी अल्फा पार्टिकल एटम के सेंटर से पास नहीं हो पाया। तो सेंटर से पास नहीं हो पाया, क्यों नहीं हो पाया? क्योंकि जो अल्फा पार्टिकल सेंटर से आ रहा था वो अल्फा पार्टिकल उसी रास्ते से वापस चला गया। तो यहां पर हम फोर्थ पॉइंट लिख सकते हैं, इन द सेंट्रल रीजन अ डार्क स्पेस was present which shows that alpha particle are deflected back to the same path तो जो अल्फा पार्टिकल सेंटर से आ रहे थे वो स्क्रीन तक नहीं पहुंच पाए। इसका ये मतलब हुआ कि वो अल्फा पार्टिकल जिस रास्ते से आ रहे थे उसी रास्ते से उनको वापस भेज दिया गया। और इसका मतलब है इट मींस दैट, इसको आगे लिख रहे हैं फर्दर आगे, इट मींस दैट अ हाईली डेंस positively charged body is present in the center of atom। तो ये ऑब्जर्वेशंस थे रदरफोर्ड के ऑन द बेसिस ऑफ दिस गोल्ड फॉयल एक्सपेरिमेंट। और इन पॉजिटिवली चार्ज्ड
सेंटर को इन्होंने नाम दिया न्यूक्लियस। दिस पॉजिटिवली चार्ज्ड सेंटर इज कॉल्ड न्यूक्लियस। अब इन्होंने क्या बोला कि न्यूक्लियस के अंदर अगर पॉजिटिव चार्ज है तो नेगेटिव चार्ज भी होना चाहिए एटम के अंदर। तो इन्होंने ये बोला नेगेटिवली चार्ज्ड इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस। तीसरा पॉइंट इन्होंने ये बोला नंबर ऑफ या amount of negative charge is equal to amount of positive charge. Amount of negative charge is equal to amount of positive charge, और इसी वजह से hence atom is neutral। और एक और पॉइंट था मोस्ट पार्ट ऑफ द एटम इज एम्प्टी। ज्यादातर हिस्सा एटम का कैसा होता है, खाली होता है। मोस्ट पार्ट ऑफ द एटम इज एम्प्टी। तो ये था रदरफोर्ड का मॉडल, और उन्होंने अपने मॉडल में ये बातें बोली। अब इसका अगर हम डायग्राम बना के देखें तो रदरफोर्ड मॉडल ने ये बोला कि एटम के सेंटर में ये न्यूक्लियस रहेगा, ये ज्यादातर हिस्सा इसका एम्प्टी स्पेस रहेगा, खाली रहेगा, और इलेक्ट्रॉन जो है वो एक फिक्स्ड सर्कुलर पाथ के ऊपर कंटिन्यूअसली रोटेट करते रहेंगे। तो दीज नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल दे रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस इन फिक्स्ड सर्कुलर पाथ। तो ये हो गए हमारे रदरफोर्ड मॉडल के बारे में एक्सपेरिमेंट जो किया गया वो, और उसके बेसिस पे जो मॉडल प्रपोज किया गया उसकी बात। इससे आगे पढ़ेंगे हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर।